1857 की क्रांति की बात कर रहे थे, है ना। कल कुछ चीजें पढ़ी थी हमने, आप ये मान के चले वो सारी चीजें जो थी वो उसके बेसिक्स थे। थोड़ा सा आपको ये पता होना चाहिए कि जो क्रांति हो रही थी उसके बेसिक कारण क्या थे। यानी आपको अगर कारणों का पता नहीं होगा तो ये चीज़ समझ में नहीं आएगी कि इस क्रांति में चल क्या रहा है ना। भाई सबसे पहले ये तो पता चले ना दिक्कत किसको है। अंग्रेजों से परेशान कौन कौन थे उनका पता होना चाहिए। अब वैसे ही उसके कारण हमने पढ़े थे, शायद हम लोग सहायक संधि की बात कर रहे थे। सहायक संधि क्या, अपने यहाँ तत्कालिक कारण की बात कर रहे थे हम, है ना। तत्कालिक कारण जो था आपको बता ही दिया था। 1857 की तत्कालिक कारण जो इसका पूछा जाता है, कई बार प्रश्न पूछा गया है देखो, और वो क्या है, चर्बी वाले कारतूस, ठीक है ना। सीधा सा आपको याद रखना है 1857 की क्रांति का जो तत्कालिक कारण था वो कौन सा था, चर्बी वाले कारतूस। और चर्बी वाले कारतूस की हमने कल बात की थी कि एक राइफल हुआ करती थी। राइफल कौन सी होती थी, ब्राउन बेस, और इसी ब्राउन बेस के स्थान पर एक नई राइफल दी गई थी, वो कौन सी थी, एनफील्ड। अच्छा, दिक्कत इस एनफील्ड राइफल से थी या इस कारतूस से थी, कारतूस से ही थी ना। इसलिए तो आपको लिखा है कि ये जो चर्बी वाला जो कारतूस था, क्योंकि इस एनफील्ड राइफल में जो कारतूस लगता था, इस कारतूस के ऊपर क्या लगा होता था, कारतूस के ऊपर क्या लगा था, गाय और सूअर की चर्बी। देखने गए थे आप लोग, नहीं गए ना। उसके ऊपर एक चिकना पदार्थ लगा होता था, इतना ही ध्यान रखो। क्या लगा होता था, एक चिकना पदार्थ लगा होता था। और सैनिकों में ये अफवाह फैली कि ये जो चिकना पदार्थ है वो किसका बना हुआ है, गाय और सूअर की चर्बी का। ये किसका बना हुआ है, गाय और सूअर की चर्बी का बना हुआ है। हालांकि कुछ जो है, कुछ लोगों का दावा आज भी है, कुछ आधुनिक अनुसंधान आज भी कहते हैं कि वास्तव में ये किसके बने हुए थे, गाय और सूअर की चर्बी से बने हुए थे। कुछ लोगों का दावा है ये, लेकिन ये कोई प्रमाणित रूप से नहीं है। अधिकांश इतिहासकार ये मानते हैं, बोले ये क्रांति को फैलाने के लिए या सैनिकों में क्रांति की भावना पैदा करने के लिए, अंग्रेजों के प्रति सैनिकों को भड़काने के लिए, ये मात्र उन्होंने क्या बताया था, इसको एक अफवाह बताया था। बोले क्या थी, एक अफवाह थी। लेकिन अंग्रेज तो अफवाह ही बताएंगे, है ना। अंग्रेज क्या बताएंगे, उसको अफवाह बताएंगे। भारतीय बताएंगे बोले नहीं साहब कंफर्म था, उसमें क्या था, गाय और सूअर की चर्बी थी। तो कुल मिला के एनफील्ड राइफल में जो कारतूस प्रयोग में लिया जाता था, उस कारतूस के ऊपर एक चिकना पदार्थ लगा होता था और उसे मुंह से हटाना होता था। किससे हटाना होता था, उससे, मुंह से। जब मुंह से हटाना था तो हिंदू और मुसलमान दोनों ने ऑब्जेक्शन किया, क्योंकि उनको ये पता चला या उन्होंने ये सुना कि ये जो चिकना पदार्थ है किसका बना हुआ है, गाय और सूअर की चर्बी का बना हुआ है। ये इसका तत्कालिक कारण हो ही गया। फिर आपको पता है कि हमने बात की थी, हमारे यहाँ एक सिपाही थे, उनका नाम क्या था, मंगल पांडे। ये कहाँ की सैनिक छावनी का था, कौन सी सैनिक छावनी का था, बैरकपुर। ये बैरकपुर जो सैनिक छावनी थी, इस बैरकपुर सैनिक छावनी में एक सिपाही था, ठीक है ना। कहाँ की सैनिक छावनी, बैरकपुर की सैनिक छावनी। अब मंगल पांडे को भी पता चला कि हमें जो कारतूस दिया जा रहा है, उस कारतूस में किसका प्रयोग हो रहा है, गाय और सूअर की चर्बी का प्रयोग हो रहा है। और सबसे पहले जिसने विरोध किया, हम ये कह सकते हैं ये क्रांति की शुरुआत नहीं है। देखो ये क्या नहीं है, क्रांति की शुरुआत नहीं है। इस मंगल पांडे ने
इसका विरोध किया। ये जो चर्बी वाला कारतूस दिया जा रहा था, इसका विरोध किया। और विरोध करके इसने जो विरोध किया था वो कब किया था? 29 मार्च 1857 को, ठीक है ना। इसने कब किया विरोध? 29 मार्च 1857 को। और इसने अपने अंग्रेज अफसरों की क्या कर दी? हत्या कर दी। आप जानते हो, अगर कोई भी सैनिक जो होगा, आज भी आप देख लीजिए, किसी भी कारण से यदि कोई सैनिक अपने अफसर की हत्या कर दे तो उसको सजा मिलेगी कि नहीं मिलेगी? सजा मिलेगी ना। तो ये मंगल पांडे भी क्या कर रहा है? इसने भी 29 मार्च को क्या की है? अपने अफसरों की हत्या की है। जब इसने हत्या की है तो इस मंगल पांडे को फांसी कब दी गई? 8 अप्रैल 1857 को क्या दी गई? इसको फांसी दी गई। ये मंगल पांडे वाली जो घटना थी, ये धीरे धीरे भारत के अन्य सैनिक छावनियों में फैलने लगी। जब ये जो घटना थी, इसके बारे में अन्य सैनिक छावनियों में इसकी सूचना पहुंची, तो वहां पर भी किसका माहौल तैयार होने लग गया? क्रांति का माहौल तैयार होने लग गया। देखो, 2-3 चीजें होती हैं। एक चीज होती है कि सबसे पहले विरोध किसने किया। आपको मंगल पांडे से मुश्किल ही प्रश्न पूछेंगे? नहीं पूछेंगे। ये एक शुरुआत से मैं बता रहा हूं बस, है ना। हमारे प्रश्न आने जो शुरू होंगे वो स्पेशली नसीराबाद से शुरू होंगे, लेकिन फिर भी एक थोड़ा सा आपको इसका परिचय पता होना चाहिए कि सबसे पहले जो विरोध की शुरुआत की थी वो किसने की थी? मंगल पांडे ने सबसे पहले विरोध किया। इसने कब किया? इसने 29 मार्च को। और इसको फांसी कब दे दी गई? 8 अप्रैल को। मंगल पांडे जो हैं, अभी हाल ही में इनकी जयंती गई थी, है ना। कब गई थी? कब गई थी? 8 अप्रैल। ये जयंती थी 8 अप्रैल को। जयंती आएगी या फिर कुछ और रहेगा? जयंती क्या होती है? जन्म। जो जन्म होता है उसको हम लोग जयंती बोलते हैं। तो इस दिन तो इनकी क्या हो रही है? फांसी दी जा रही है, मृत्यु हो रही है। तो आप लोग इसको जयंती कैसे बोल सकते हो? ये शायद 19 जुलाई के दिन किसका जन्मदिन आया था भाई? मंगल पांडे का जन्मदिन आया था। आज कितनी तारीख है? 22 तारीख है। अभी 3-4 रोज पहले किसकी जयंती आई थी? मंगल पांडे की जयंती आई थी। ये चीज़ मैं इसलिए बता रहा हूँ, आप हमेशा एक चीज़ ध्यान रखो, यदि आसपास में किसी क्रांतिकारी की जयंती भी हो ना, तो उसके बारे में पता रखना, है ना। जैसे मान लो आपका एग्ज़ाम सितंबर में है, या अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी में है। अब मान लो दिसंबर, जनवरी के आसपास में जो भी अपने किसी भी प्रकार का किसी महापुरुष की कोई जयंती वयंती हो और वो आपके सिलेबस से रिलेटेड हो, तो उसके प्रश्न पूछे जाते हैं। समझ गए ना। तो एक चीज़ आप ये भी ध्यान रखा करो। अब मंगल पांडे को फांसी दे दी गई। पूरे भारत में धीरे धीरे अंग्रेजों के खिलाफ आक्रोश बढ़ रहा था, और ये आक्रोश बढ़ते बढ़ते एक डिसीजन लिया गया। बोले अंग्रेजों के खिलाफ क्या करनी चाहिए? हमें क्रांति करनी चाहिए। ये डिसाइड किया गया कि क्रांति का जो दिन है, क्रांति का दिन कौन सा तय किया गया? कौन सा तय किया गया था भाई? 31 मई। कौन सा तय किया गया था? 31 मई। वो पहले वाला उतार लिया था क्या? दिखवाना पड़ेगा? दिखवाना पड़ेगा क्या? चलो ये बात और बता देता हूं। 31 मई जो था वो क्रांति का दिन तय किया गया था कि क्रांति किस दिन होगी? 31 मई को होगी। लेकिन क्रांति की शुरुआत कहाँ से हो गई थी? कहाँ से हो गई थी? मेरठ से। और मेरठ में क्रांति कब होती है? 10 मई को, है ना भाई। भारतीयों को एक साथ क्रांति करनी थी। किस दिन करनी थी? 31 मई को करनी थी। और मेरठ में क्रांति कब हो गई? 10 मई के दिन क्रांति कहां पर हो गई भाई? मेरठ में हो गई। इस क्रांति का जो प्रतीक चिन्ह था, यानी जो क्रांति का जो प्रतीक था, वो क्या था? कमल का फूल, और क्या था? चपाती, या हम लोग क्या बोलेंगे उसको? रोटी। ज़्यादा बढ़िया शब्द है। रोटी क्या है? ज़्यादा बढ़िया शब्द है। रोटी से आदमी को पोषण मिलता है,
और चपाती से आदमी को पोषण के साथ साथ में संस्कार भी मिलते हैं। होता ही नहीं होता ऐसा? अरे रोटी से केवल क्या मिलता है? पोषण। और चपाती से पोषण के साथ साथ संस्कार भी मिलते हैं। मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं? अरे मिलते हैं क्या? आया ना? नहीं पता? मम्मी अम्मी की चपाती नहीं खाई कभी? अरे अपने हाथ चपाती या रोटी कौन बनाती है? माई बनाती है ना। और बचपन में कई बार तो रोटी खिलाई होगी, और कई बार जब मम्मी को लगा होगा कि आज थोड़ा ज़्यादा उदंड कर रहा है, इसको कुछ संस्कारों की ज़रूरत है, उस दिन क्या खिलाई थी? चपाती खिलाई थी। समझ गए कि नहीं समझ गए? और ढंग से उसका स्वाद भी याद होगा आपको। कई होगे तो आज भी पड़ जाती होगी, जिसमें आज भी थोड़ी दिक्कत रहती है, जिसके सॉफ्टवेयर में आज भी समस्या है, उसको अपडेट करने के लिए आज भी मम्मी क्या देती है? चपाती आज भी खिलाती है। हिंदुस्तानी माँ का ये अधिकार होता है, उसका जन्मसिद्ध अधिकार होता है, उसका मौलिक अधिकार यही होता है। यदि वो अपने बच्चे को संस्कार देने के लिए चपाती नहीं खिलाए तो उसके बच्चे में संस्कार ही नहीं आए। होगा कि नहीं होगा? खैर जो भी आप मानो, बाकी चपाती या किसको बनाया गया? रोटी को बनाया गया। अच्छा, इस प्रतीक चिन्ह से मतलब क्या है? प्रतीक चिन्ह से मतलब क्या है? कई बार इनको यह भी पूछा गया है कि आम जनता में 1857 की क्रांति का प्रतीक क्या था, और सैनिकों में कमल का फूल। मतलब क्या हुआ इसका? क्या मतलब हुआ? अरे आम जनता में क्या हो गई? चपाती हो गई। आम जनता मानती भी थोड़ी मुश्किल से है, इसलिए चपाती खिलाई गई उनको। और सैनिकों को क्या दिया गया? कमल का पुष्प। मतलब क्या था? प्रतीक चिन्ह का मतलब क्या हुआ? प्रतीक चिन्ह का मतलब यह था, इसको आप समझो, शादी ब्याह होते हैं अपने, होते ही नहीं होते? आजकल भूल गए होंगे, बोले सर प्राचीन काल में होते थे। आजकल होते नहीं है ना? बाकी आज भी होते हैं अपने यहाँ। पहले जब शादियाँ होती थी तो हमारे यहाँ पर, आजकल तो कार्ड वार्ड देते हैं, देखो पहले, हाँ जी क्या हो गया? पहले पीले चावल दिया करते थे। क्या देते थे? पीले चावल। जिसको भी निमंत्रण देना होता था उसको क्या दिया जाता था? पीले चावल देते थे। तो ये पीले चावल एक प्रतीक है किस बात का? बोले आना जीवना, आपके हिसाब से तो, और उसके हिसाब से निमंत्रण का एक प्रतीक होता था। बोले हमारे क्या है साहब? शादी है। जिसको पीले चावल दिए उसको बोल दिया, बोले साहब इतनी तारीख को आ जाना। वो बोल दिया करता था ठीक है साहब, मिल गए, माथे के लगाया, रख लिया। ऐसे तो उसको डायरेक्ट भी बोल सकते थे, और डायरेक्ट भी बोल सकते थे ना उसको कि क्या करना है, जिमने आ जाना, है कि नहीं है? पीले चावलों की आवश्यकता थी क्या? नहीं थी ना। वो एक तरह से क्या था? प्रतीक था। एक तरह से क्या था? वो प्रतीक था। ये सर ये क्या देख रहे हो? तो अब कमल का पुष्प सैनिकों में बांटा जा रहा था। जहां जहां मतलब सूचना पहुंचाई जा रही थी, साथ में क्या दिया जा रहा था? कमल का फूल दिया जा रहा था। समझ गए ना? और कमल का जो फूल दिया जा रहा था, इसका मतलब यह था कि वो निमंत्रण का, आज के हिसाब से आप ये मान के चलो पीले चावल थे इसके लिए, ये सैनिक के लिए कमल का फूल जो था वो क्या था? प्रतीक चिन्ह था उसके लिए, पीले चावल थे उसके लिए। और आम जनता में चपाती बांटी जा रही थी। चपाती दी, बोले 2-4 चपाती तू बनाना और 2-4 लोगों तक और पहुंचाना, ठीक है ना? फिर वो 2-4 लोगों के 2-4 चपाती उनको देता था, और उनको देने के बाद में बोलता था, बोले क्रांति करेंगे, किस दिन करेंगे? 31 मई को, सब लोग साथ में रहना। और आगे से आगे ये सूचना इस तरह से पहुंच रही थी। तो सूचना को पहुंचाने के लिए सैनिकों में जिस प्रतीक का प्रयोग किया गया वो तो क्या था? कमल का फूल। और हमारे जो आम जनता थी उसके लिए क्या था? चपाती या फिर रोटी, ठीक है ना? ये तो किसके लिए था? सैनिकों में। और ये किसका था? आम जनता, ठीक है? तो लिखे आप, वो तो कल तो लिखवा ही दिया था चर्बी वाले कारतूस के बारे में। तो
है ना? ये पिछले साल का है क्या? पिछली बार का है? किसने पढ़ाया था? अच्छा, सर ने पढ़ाया था, मैंने थोड़ी पढ़ाया था। लिखे आप, चर्बी वाले कारतूसों का विरोध, चर्बी वाले कारतूसों का विरोध, एक बार देना। वैसे ही पढ़ा रहा हूं ना जो इसमें लिखा हुआ है, दूसरा थोड़ी पढ़ा रहा हूं। चर्बी वाले कारतूसों का विरोध किसने किया? किसने किया? मंगल पांडे ने 29 मार्च 1857 को किया। 1857 को किया। मंगल पांडे कौन था ये नहीं लिखा है शायद, है ना? तो लिखिए आप, मंगल पांडे बैरकपुर छावनी का सिपाही था। मंगल पांडे बैरकपुर सैनिक छावनी का क्या था? सिपाही था। वो पहले मैं भूल गया था कि लिखवाना भी है, समझ गए ना? आजकल क्या चल रहा है कि कभी ऑनलाइन क्लास होती है, उसमें लिखवाना नहीं होता, बोलना ही होता है ना? कई बार डायरेक्ट ऑनलाइन क्लास होती है, उसमें कोई स्टूडेंट नहीं होता, तो उसमें क्या करना होता है? बोलते रहो। और फिर ऑफलाइन क्लास आती है, उसमें समझाना होता है और लिखाना होता है। तो हम इसी मोड में चल रहे हैं आजकल, कहीं पर बोलना ही बोलना होता है और कहीं पर दोनों काम करने होते हैं, तो फिर भूल जाते हैं। कहीं पर तो हम लोग कई बार तो ऑनलाइन क्लास में भी लिखवाने लग जाते हैं, बोलो लिखो और कई बार क्या होता है, ऑफलाइन क्लास में भूल जाते हैं और बोलते बोलते रहते हैं। तो ये थोड़ा सामंजस्य बिठाने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। लिखे आप लोग, क्या लिखवाया था? ये कहाँ का सिपाही था? बैरकपुर सैनिक छावनी का सिपाही था। लिख लिया? लिखे आप, कब किया था इसने? 29 मार्च को। तारीख तो लिखवाई दी ना आपने? आपको लिखवा दी ना? लिखे, मंगल पांडे ने अपने दो अंग्रेज अफसरों, कौन कौन थे वो? लेफ्टिनेंट बाग और ह्यूसन। कौन कौन थे? एक तो लेफ्टिनेंट बाग और एक का नाम क्या था? ह्यूसन, की हत्या कर दी। लेफ्टिनेंट बाग और ह्यूसन की हत्या कर दी, ठीक है ना? लेफ्टिनेंट बाग और ह्यूसन की हत्या कर दी। लिख लिया? लिखिए आप नेक्स्ट लाइन। मंगल पांडे को फांसी कब दी गई? ठीक है ना? तो लिखिए आप, 8 अप्रैल को 1857 लिख लेना अगर किसी को समस्या हो तो। 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दे दी गई, ठीक है ना? लिख लिया ये? अब ये चीज तो हो ही गई, मंगल पांडे को क्या दे दी? फांसी दे दी। अब क्रांति का दिन, मतलब कुछ लोगों ने मिलकर ये रणनीति तय की कि क्रांति होनी चाहिए अंग्रेजों के खिलाफ, और उसका दिन कौन सा तय किया गया था? 31 मई, है ना? लिखे आप, 31 मई को क्रांति का दिन निश्चित किया गया। क्रांति का दिन निश्चित किया गया। अच्छा, मैंने उसको हटा दिया है ना? क्रांति का दिन निश्चित किया गया, लिख लिया? क्रांति का दिन कौन सा था? 31 मई। लेकिन क्रांति कब हुई? अरे भारत वाले रुकते थोड़ी है। आपको आज कोई बोल जाए, बोले आप लोग 15 अगस्त को आ जाना, आप एक राउंड तो पहले मार के आ जाओगे। आपके रिश्तेदारी में आपके दोस्तों को शादी हो, मान लो ये कह दे कि 15 तारीख को शादी है, तो आप 1-2 राउंड तो पहले ही मार दोगे ना। बोले दोस्त की शादी है, भारतीय थे, 1-2 राउंड पहले मारेंगे, तारीख से पहले ही मारेंगे। तो मेरठ वालों ने राउंड कब मार दिया?
10 मई के, बोले देख के आते हैं क्रांति का क्या सीन है कि नहीं है। तो क्रांति सबसे पहले कब हुई? 10 मई को। देखो वो कहते हैं ना गाँव में अपने त्याउस नहीं होता भारत के आदमी को, ये विशिष्ट पहचान होते भारतीयों की, जिसमें त्याउस नहीं है, जिसमें धैर्य नहीं है, 100% वो भारतीय है। समझ गए ना? तो हमने क्रांति कब शुरू कर दी? 10 मई। अच्छा ये तो पेपर देने वाला नहीं होता, नहीं तो 2-4 विद्यार्थी तो मुझे लगता है कि एग्जाम डेट आते ही शायद वहाँ जाकर एक बार तो राउंड मार के आ जाए, है ना? और अच्छा मारते भी होंगे तभी तो किसी, शायद मैंने सुना है कि पेपर भी मिल जाते हैं कईयों को पहले, तो उन्हीं को मिलता होगा, है ना? इस प्रकार के क्रांतिकारी जो होते हैं, आज स्टूडेंट भी होते हैं। तो लिखिए आप 10 मई को मेरठ के सैनिकों ने क्रांति की शुरुआत कर दी। तो ये जरूर ध्यान रखना आप लोग, जो क्रांति की शुरुआत हुई है वो कहां से हुई है? मेरठ से हुई है। लिख लिया ना? मेरठ के मतलब सैनिकों ने 10 मई को क्या कर दिया? उन्होंने क्रांति कर दी। मेरठ दिल्ली के पास में है, और ये जो मेरठ के सैनिक जो थे, ये मेरठ से सीधे कहां पहुंचे? दिल्ली। कहां पहुंच गए ये? दिल्ली। दिल्ली में हमारा जो मुगल बादशाह था, मुगल बादशाह कौन था? बहादुर शाह। बहादुर शाह द्वितीय। कौन थे? बहादुर शाह द्वितीय। और बहादुर शाह द्वितीय, देखो हमारे मुगल बादशाह जो थे, कोई काम बचा नहीं था, काम जो कर रहे थे वो कौन कर रहे थे? अंग्रेज कर रहे थे। और मुगल बादशाह किसके अधीन थे? अंग्रेजों के अधीन थे। तो बहादुर शाह जफर जो थे, वो जफर के नाम से, किसके नाम से? जफर के नाम से गजलें लिखा करते थे। किस नाम से? जफर। ठीक है ना? कई आज भी आप कवि देखते हो, नाम कुछ और होता है और कविताएं किसी और नाम से लिख रहे होते हैं, होता है नहीं होता ऐसा? तो वैसे ही बहादुर शाह जो था, मुगल बादशाह कौन था? बहादुर शाह सेकंड। और ये किस नाम से कविताएं लिखता था या गजलें लिखते थे? जफर के नाम से। इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं? बहादुर शाह जफर। क्या नाम था इनका पूरा? बहादुर शाह जफर। कभी कभी थोड़ा सा ये होता है, प्रश्न ये पूछते हैं कि 1857 की क्रांति के समय मुगल बादशाह कौन था? वो जफर अफर नहीं लगाता, वो लिख देता है बहादुर शाह फर्स्ट, और फिर बहादुर शाह सेकंड बाद में होता है ऑप्शन। हम लोग बहादुर ही पढ़ लेते हैं, शाह को भी अधिकांश तो पढ़ते ही नहीं है, कई तो बै पढ़ के ऑप्शन करके आ जाते हैं। समझ गए ना? बोले बै दिख गया, बै दिखते ही हटाओ इसको यहाँ से। या कुछ लोग थोड़े से धैर्यशाली होते हैं, वो बहादुर तक पढ़ लेते हैं, और कुछ लोग थोड़े और होते हैं, वो बहादुर शाह और द्वितीय यहाँ तक नहीं पहुँच पाते, बहादुर शाह पढ़ लेते हो। समझ गए ना? तो ये कोई बहुत बड़ा मुश्किल प्रश्न तो नहीं है, पर कई बार कन्फ्यूजन होता है ऐसी स्थिति में। तो बहादुर शाह द्वितीय था, किस नाम से गजलें लिखता था? जफर के नाम से। अब ये जो क्रांतिकारी जो थे, ये दिल्ली पहुंच गए। ये कहते हैं कि सुबह जल्दी पहुंच गए, ये 4-5 बजे ही पहुंच गए। मुगल बादशाह जो थे नमाज पढ़ने के लिए तैयारी कर रहे थे। गेट पे जोर जोर से आवाजें आ रही थी, नारे वारे लग रहे थे। नारे वारे लग रहे थे तो मुगल बादशाह ने पूछवाया, बोले कौन आया है, देख के आओ। गए तो बोले क्रांतिकारी हैं। क्रांतिकारी यहाँ क्या लेने आए हैं? बोले आपसे मिलना चाहते हैं। कुछ क्रांतिकारी जो दीवार थी वो फांद फूंद के आ गए, और किसके पास में आ गए सारे के सारे? फिर बहादुर शाह के पास में। वो गार्ड बेचारे रोकते रहे, और बाकी लोग जो थे वो दीवार फांद कर कहाँ आ गए? अंदर आ गए। बहादुर शाह से मिले। बहादुर शाह को कहा कि आप हमारी क्रांति का क्या करो? नेतृत्व स्वीकार करो। ठीक है ना? हमारी क्रांति के क्या बनो? आप नेता बनो। क्योंकि बहादुर शाह को जो नेता बनाने का जो मुख्य कारण था वो ये था कि बहादुर शाह जफर अखिल भारतीय स्तर की पहचान रखते थे, और अखिल भारतीय स्तर, या हम लोग ये कह सकते हैं कि चाहे नाम मात्र के थे, लेकिन मुगल बादशाह कौन थे? बहादुर शाह थे। और पूरे भारत के बादशाह कौन माने जाते थे? बहादुर शाह जफर को माना जाता था। तो शायद बहादुर शाह जफर के नाम से अधिक लोग जुड़ सके, इस कारण से किसको घोषित किया गया था?
बहादुर शाह जफर को बोले साहब आप हमारा क्या करो, नेतृत्व स्वीकार करो। बहादुर शाह जफर बेचारे 80 साल के आसपास, बोला यार बुढ़ापे में मरवाओगे, मैं काहे की क्रांति करूंगा, मैंने तो कभी युद्ध ही नहीं लड़ा और तुम लोग डायरेक्ट क्या करवा रहे हो, क्रांति, और वो भी किसके खिलाफ, अंग्रेजों के खिलाफ। मैंने सुना है वो तोप के बांध बांध के उड़ाते हैं, जब उनके खिलाफ कोई भी कुछ करता है तो क्या करते हैं, वो तोप के बांध के उड़ाते हैं। और तुम लोगों की तो शायद हड्डियां तो मिल जाएगी, मेरी तो वो भी नहीं मिलेगी अब, तो क्यों यार, बुढ़ापे में कुछ दिन बचे हैं वो निकाल लेने दो। तो क्रांतिकारियों ने कहा नहीं, आपको हमारा नेतृत्व तो स्वीकार करना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है ना। और वहाँ पर क्रांतिकारी जोर जोर से बोलने लगे। बहादुर शाह जफर जो थे वो समझ गए, बोले अंग्रेज तो पता नहीं मारेंगे कि नहीं मारेंगे, ये आज ही मार जाएंगे। बोले यार एक काम करता हूँ, तुम रुको तो सही, मैं बेगम से तो बात कर लूँ, बेगम से पूछना चाहिए। बोला ठीक है बेगम से पूछ लो। बेगम कौन थी इनकी, जीनत महल, ठीक है ना। तो ये मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर किससे पूछने गए, बेगम से पूछने गए। बोले साहब बाहर ऐसे क्रांतिकारी आए हुए हैं और क्रांतिकारी ये कह रहे हैं कि आप किसका नेतृत्व करो, क्रांति का नेतृत्व करो। तो अपनी उम्र थोड़ी है क्रांति व्रांतियाँ करने की। बोले और क्या बोल रहे हैं, बोले और वो ये बोल रहे हैं कि हम लोग आपको ही हमारा क्या घोषित करते हैं, बादशाह घोषित करेंगे, आप हमारे क्या होंगे, बादशाह होंगे, अंग्रेजों को भगाएंगे और अंग्रेजों को भगाने के बाद में हमारा बादशाह कौन होगा, बहादुर शाह जफर होगा। बेगम को लगा रे यार इतने दिन तो नाम मात्र के बादशाह की बेगम थी, क्यों ना बचे कुछ जिंदगी के 2-4 साल वास्तविक बादशाह की बेगम बनकर बिताऊं। होता ही नहीं होता है। बोले साहब आप तो क्या करो, नेतृत्व करो। बोले अंग्रेजों के खिलाफ, बोले हाँ अंग्रेजों के खिलाफ। बेगम के द्वारा परमिशन मिल चुकी थी। बहादुर शाह जफर बाहर आए, बाहर आकर बोले देखो यार मेरी तो संज्ञा है नहीं, है ना भाई, मैं यार बुढ़ापे में क्या करूँ यार, मैं तो कहाँ जाऊँगा, तुम भागोगे लड़ोगे, मैं किसी से लड़ भी नहीं सकता। तो अब हालांकि नेता किसको बनाया गया था, बहादुर शाह जफर को, लेकिन जिस व्यक्ति ने नेतृत्व किया था वास्तव में, यानी बहादुर शाह जफर ने जिसे अपने अधीन नेता बनाया था, वो किसको बनाया था, किसको बनाया था, किसको, जोर से बोला करो आप लोग, बख्तावर खां। और कोई, अच्छा पुराने विद्यार्थी कितने हैं जिन्होंने पहले भी एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की तैयारी की है, आप भी हो, आप तो शायद राजधानी से की थी आपने तो मुझे आप ये बताओ कि 1857 की क्रांति का नेता कौन, मतलब नेतृत्वकर्ता कौन, बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर ने अपने स्थान पर किसी दूसरे को, अपने स्थान पर मतलब जो देखरेख के लिए होता है ना, एक तो मालिक हो गया और एक देखरेख के लिए हो गया, तो देखरेख के लिए एक व्यक्ति को नियुक्त किया था, वो कौन था, आप लिखो यहां तक और याद करने की कोशिश करो, इधर उधर देखने की आवश्यकता नहीं है। एक दूसरे की शकल कभी मत देखा करो, किसी की शकल पर कुछ लिखा हुआ नहीं, ठीक है ना, लिखे आप लोग। मेरठ के क्रांतिकारी, ये तो लिखवाई थी ना ये लाइन, तो 10 मई को कहां पर शुरू होगी क्रांति, मेरठ से, लिखे मेरठ के क्रांतिकारी ग्यारह मई को दिल्ली पहुंचे एवं उन्होंने 11 मई को दिल्ली पहुंचे एवं उन्होंने मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह सेकंड कर लेना, बात एक ही है, बहादुर शाह जफर कह दो, चाहे आप लोग क्या कह सकते हो, बहादुर शाह सेकंड कह सकते हो। बहादुर शाह जफर को अपना नेता घोषित किया, ठीक है ना, इतना ही ध्यान रखना। बाकी किसके सहायता से किया इन्होंने नेतृत्व, किसकी सहायता से किया था, हाँ जी जोर से बोलो। देखो आपको शुरू से मैं एक बात मैंने बताई थी या नहीं बताई थी पिछली बार भी,
कि मैं ऊंचा सुनता हूं? भक्त सिंह था ना, ठीक है ना, उसकी सहायता से उन्होंने क्या किया था, इसका नेतृत्व किया था। समझ गए? लिखे आप। अब ये क्रांति की हमने अब तक बात की है, वो ये मान के चले कि इंडिया लेवल की बात थी, कुछ चीज़ें हमें पता होनी चाहिए थी, और हमारे जो सिलेबस में जो क्रांति है वो कौन सी है, राजस्थान से संबंधित है। हमें बात किसकी करनी होगी, राजस्थान के बारे में ही बात करनी होगी, ठीक है ना, कि राजस्थान में इस क्रांति का नेतृत्व कौन कर रहा था, इसका क्या सीन था, वो हम बात करेंगे। देखो अब हम लोग अगर राजस्थान की बात करते हैं तो राजस्थान की स्थिति क्या थी। हमने एक चीज पढ़ी थी जब हम लोग सवाई जयसिंह पढ़ रहे थे। सवाई जयसिंह के समय बूंदी से मराठों का हस्तक्षेप शुरू होता है, और बाद में हमारे राजस्थान में धीरे धीरे किसका हस्तक्षेप बढ़ जाता है, मराठों का। मराठे आते थे, लूटपाट मचाते थे और चले जाया करते थे। अब हमारे यहाँ के जो राजा थे, राजस्थान के जो राजा थे, उन्होंने मराठों को कर देना स्वीकार कर लिया। बोले यार तुम राजी राजी ले जाया करो रे यार, ये रोज रोज के झंझट अच्छे नहीं है, तुम्हें जब भी पैसे चाहिए और तुम लोग आते हो, लूटपाट मचाते हो, लोगों को मार जाते हो और चले जाते हो, इससे हमारे राज्य की शांति व्यवस्था जो है वो खराब होती है। तो तुम लोग एक काम करो, तुम घर पे रहो, बैठे रहो, हम वहीं पर तुम्हारे लिए क्या भेज देंगे, हम धन भेज देंगे साहब, जिसको खिराज बोलते थे। उस धन को क्या बोलते थे, खिराज। और ये खिराज ये किसको दिया करते थे, मराठों को। और मराठों की अधिकांश रियासतों पर प्रभाव किसका था, मतलब राजस्थान की अधिकांश जो रियासतें थी उनके ऊपर मराठों का आधिपत्य था। केवल और केवल जैसलमेर और बीकानेर को छोड़कर सभी रियासतें किसको खिराज दिया करती थी, मराठों को। फिर आपको पता है 1761 में पानीपत का युद्ध हुआ, जिसमें मराठे पराजित हो गए, लेकिन फिर भी मराठों की शक्ति खत्म नहीं हुई थी। फिर अंग्रेजों के साथ में आंग्ल मराठा युद्ध हुए, और आंग्ल मराठा युद्ध होने के बाद मराठों की जो शक्ति थी वो क्या हो गई थी, खत्म हो चुकी थी। समझ गए ना? तो एक मुगल साम्राज्य या मुगल शक्ति के पतन के बाद में, मुगल शक्ति के कमजोर पड़ने के बाद में एक विकल्प के रूप में जो उभर रहे थे, वो कौन उभर रहे थे, मराठे उभर रहे थे। लेकिन वो भी किससे पराजित हो गए, अंग्रेजों से पराजित हो गए। अब हमारे राजाओं को शुरू से देखें आप, वो जो भी मजबूत होता था भागकर उसकी शरण में चले जाया करते थे। पहले मुगल अधीनता में पढ़े थे ना हमने, किसके अधीनता में चले जाया करते थे, मुगलों के अधीनता में। मुगल कमजोर पड़े, मराठों के पास चले गए, मराठा किससे हार गए, अंग्रेजों से। हम लोग, हमारे यहाँ के शासक किसके पास में भागने लगे, अंग्रेजों के पास में। बोले साहब हमसे संधि कर लो, ठीक है ना। और अब जो संधि की गई वो संधि कौन सी की गई थी, सहायक संधि। कौन सी संधि थी, सहायक संधि। सहायक संधि की शुरुआत किसने की थी, लॉर्ड वेलेस्ली ने। उससे अपने को ज़्यादा मतलब नहीं है। हमारे कुछ राजाओं ने 1802-3 के अंदर भी अंग्रेजों के साथ में क्या की थी, संधियाँ की थी, जिनमें अपने भरतपुर के राजा रणजीत सिंह भी थे, अलवर के राजा बख्तावर सिंह भी थे। उसके बाद में जयपुर जोधपुर के राजाओं ने भी क्या की थी, संधियाँ की थी। लेकिन शुरू में ये जो संधियाँ की गई थी, इनको कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंस अंग्रेजों ने दिया नहीं था, और इन सभी संधियाँ लगभग क्या रही, मतलब बेकार की सी रही है, इनको कोई ज़्यादा महत्व नहीं मिला था। अब बाद में गवर्नर जनरल बन के आए। गवर्नर जनरल जो थे उनका नाम था लॉर्ड हेस्टिंग्स। कौन थे, लॉर्ड हेस्टिंग्स। और लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय लॉर्ड हेस्टिंग्स ने यह सोचा कि अब किसके साथ में संधि करनी चाहिए, राजपूत राजाओं के साथ में संधि करनी चाहिए, ठीक है ना। राजपूत राजाओं के साथ में संधि करने के लिए लॉर्ड हेस्टिंग, उस समय जब हमारे यहाँ पर आप लोग पढ़ेंगे कि हमारे राजपूत राजाओं ने जो संधियाँ की है, कब की है, ज़्यादातर राजाओं ने 1818 में। जब 1818 में हमारे यहाँ के राजपूत राजा संधियाँ कर रहे थे, तो उस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड हेस्टिंग्स थे। तो लॉर्ड हेस्टिंग्स ने, दिल्ली का एक रेजिडेंट हुआ करता था, दिल्ली का जो रेजिडेंट था उसका नाम था मेटकॉफ। क्या नाम था, मेटकॉफ। इस मेटकॉफ को कहा
बोले आप किसके साथ में संधियां करो? राजस्थान के राजाओं के साथ में, राजपूताने के जितने भी राजा हैं उनके साथ में क्या करो? साइक संधियां करो। तो राजस्थान के राजाओं के साथ में संधियां जो हुई थी उनमें मुख्य भूमिका कौन निभाएगा? मेटकोप। उस समय गवर्नर जनरल कौन? लॉर्ड हेस्टिंग्स। एक नाम आप ध्यान रखना, एक मालवा का रेजिडेंट था। ये कहां का था भाई? मालवा का, जिसका नाम था मेलकम। क्या नाम था उसका? मेलकम। आप ध्यान रखना, इसने 3 रियासतों के साथ में, एक तो डूंगरपुर, एक बांसवाड़ा और एक रियासत थी अपने प्रतापगढ़। इन 3 रियासतों के साथ में जिसने साइक संधि की थी वो कौन था? मेलकम। हमने जब इतिहास का पोर्शन पढ़ा था तो बात हुई थी मेवाड़ रियासत के बिल्कुल नज़दीक वाला क्षेत्र जो होता था, राज्य जो होता था वर्तमान एमपी में, वो मालवा राज्य होता था ना, मालवा उपजाऊ क्षेत्र होता ही था वो। तो ये डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ ये राजस्थान के दक्षिण में है और उधर कौन सा क्षेत्र आता था पास में? मालवा। तो ये काम जो था दक्षिण के जो 3 रियासतें थी, एक डूंगरपुर, एक बांसवाड़ा और प्रतापगढ़, इन 3 रियासतों के साथ में जिसने साइक संधि करवाई वो कौन था? मेलकम था। बाकी रियासतों के साथ में जिसने साइक संधि की वो कौन था? मेटकोप था। ठीक है ना। और उस समय गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड हेस्टिंग्स था। समझ गए? तो एक लाइन लिखिए आप, 1817-18 में 1817-18 में भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग्स ने, भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग्स ने राजपूत राज्यों के साथ सहायक संधि करने की नीति को अपनाया। सहायक संधि करने की नीति को अपनाया। सहायक संधि पता ही है ना, कल भी अपनी बात हुई थी। जो राजा अंग्रेजों के साथ में सहायक संधि कर लेगा तो अंग्रेजों के शत्रु या मित्र या उस राजा के शत्रु या मित्र दोनों के, यानी वो अंग्रेजों के भी मित्र या शत्रु हैं या फिर उस राजा के भी क्या होंगे? वो मित्र या शत्रु होंगे। समझ गए ना। जैसे मान लो किसी भी राजा ने यदि अंग्रेजों के साथ में सहायक संधि कर ली तो उस राजा का वो मित्र होगा जो अंग्रेजों का मित्र है, वो आदमी शत्रु होगा जो किसका शत्रु है? अंग्रेजों का शत्रु है ना। अंग्रेजों ने ये कहा आप सहायक संधि करते हो तो आपको हम सैनिक सहायता देंगे, ठीक है ना, और सेना हमारी होंगी, आपको सेना वेना रखने की क्या नहीं है? जरूरत ही नहीं है, और रखो तो थोड़ी बहुत रख लो, बाकी सैनिक सहायता कौन देंगे? उनको अंग्रेज देंगे। एक और शर्त इसकी ये थी कि अंग्रेज कभी भी जिस राज्य के साथ में संधि करेंगे उस राज्य के आंतरिक मामलों में क्या नहीं करेंगे? कभी हस्तक्षेप नहीं करेंगे। हालांकि अंग्रेजों ने कहा था लेकिन हस्तक्षेप उन्होंने खूब किया। इस संधि के द्वारा जिस किसी रियासत के राजा ने अंग्रेजों के साथ में सहायक संधि कर ली तो वो किसी दूसरे राजा के साथ में क्या नहीं कर सकता था? संधि नहीं कर सकता था। ये सारी की सारी शर्तें किसके फेवर में होती थी? ये अंग्रेजों के फेवर में होती थी, अंग्रेजों के पक्ष में होती थी, है ना। अब देखो कि लॉर्ड हेस्टिंग्स ने इस नीति को अपनाया और इस नीति को अपनाते हुए उसने किसको नियुक्त किया था? मेटकोप को। भाई राजाओं के साथ में सहायक संधि करने के लिए किसको नियुक्त किया गया था? मेटकोप को। तो आप एक लाइन लिखिए, राजस्थान की अधिकांश रियासतों के साथ सहायक संधि की किसने की थी? मेटकोप ने की थी। किसने की है?
मेटकॉफ ने, जो कहाँ का रेजिडेंट था? दिल्ली का रेजिडेंट हुआ करता था ये। लिख लिया? लिख लिया ना? किसने कर ली? मेटकॉफ ने। और ये कहाँ का रेजिडेंट होता था? दिल्ली का। फिर लिखे आप, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है ना, क्योंकि केवल 3 रियासतों के साथ में कौन कर रहा है? मेलकम। और ये कहाँ का रेजिडेंट था? मालवा का। तो लिखे आप, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ एवं बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ एवं बांसवाड़ा रियासतों के साथ, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ एवं बांसवाड़ा रियासतों के साथ सहायक संधि की, सहायक संधि की, डैश करके लिखिए आप, मालवा के रेजिडेंट मेलकम ने, मालवा के रेजिडेंट मेलकम ने, किसने की थी? मालवा का रेजिडेंट कौन था? मेलकम। तो 2 जनों का ध्यान रखना, संधि करने के लिए जब शुरुआत की गई नीति की, तो वो आदमी कौन था? गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड हेस्टिंग्स। जिसने सहायक संधि की वो कौन था? मेटकॉफ। जिसने 3 रियासतों के साथ में की, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ के साथ में, वो कौन था? मेलकम। क्योंकि ये जो रियासतें थी वो किसके नज़दीक थी? मालवा के नज़दीक थी। और यहाँ का रेजिडेंट कौन था उस समय? मेलकम था। ये जो हमारे यहाँ के जो राजा जो सहायक संधि कर रहे थे, इस सहायक संधि के लिए उनको जो प्रेरित किया है ना, जो प्रेरित कर रहा था, वो आदमी कौन था? कर्नल जेम्स टोड, है ना। राजस्थान के राजाओं को सहायक संधि करने के लिए जो प्रेरित कर रहा था, वो व्यक्ति कौन था? कर्नल जेम्स टोड था। लिखे आप, अंग्रेजों के साथ सहायक संधि करने के लिए, अंग्रेजों के साथ सहायक संधि करने के लिए अंग्रेजों के साथ सहायक संधि करने के लिए राजस्थान के राजाओं को प्रेरित किया, राजस्थान के राजाओं को प्रेरित किया, और उसका नाम लिख दीजिए, कौन थे वो? कर्नल जेम्स टोड, जिन्हें आप राजस्थान के इतिहास का पिता कहते हैं, जिन्होंने द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान पुस्तक लिखी, है ना। राजस्थान के इतिहास को सबसे पहले जिसने संकलित करने का, एक जगह करने का जो काम किया था, वो किसने किया था? कर्नल जेम्स टोड ने किया था। घोड़े पर घूम घूम के ये क्या कर रहे थे? लोगों से इतिहास पूछ रहे थे, राजस्थान के बारे में जानकारियाँ ले रहे थे, इसलिए लोग उन्हें क्या बोलने लग गए? घोड़े वाले बाबा इनको कहने लग गए थे। समझ गए ना? तो ये वही कर्नल जेम्स टोड हैं जिन्होंने राजस्थान के राजाओं को अंग्रेजों के साथ में सहायक संधि करने के लिए क्या किया था? प्रेरित किया था। क्लियर? समझ गए ना ये चीज़? तो 3-4 चीज़ें आपको याद रखनी है। एक तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जिस समय राजस्थान के राजपूत राजाओं ने अंग्रेजों के साथ में सहायक संधि की थी, उस समय गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड हेस्टिंग्स था। अधिकांश रियासतों के साथ में किसने की? दिल्ली के रेजिडेंट था, जिसका नाम क्या था? मेटकॉफ। और 3 रियासतों के साथ में, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के साथ में जिसने सहायक संधि की, वो मालवा का रेजिडेंट था, उसका नाम क्या था? मेलकम था। क्लियर? अब राजस्थान की जो रियासतें थी, उन्होंने सहायक संधि की। उनमें हमारे सबसे पहले जो ये जो हम बात करें 1817-18 की जो संधियां हैं, उनकी सबसे पहले किसने की थी? सबसे पहले 9 नवंबर 1817 को किसने की थी भाई? करौली ने। जिस राज्य ने सबसे पहले सहायक संधि की वो कौन था? करौली। फिर उसके बाद में 15 नवंबर 1817 को किसने की थी? टोंक ने। टोंक का राज्य भी इसी समय बना है, ध्यान रखना। टोंक का जो राज्य बना है इसी समय बना है। टोंक राज्य का अस्तित्व कब आया? 1817 में। इसका अस्तित्व इस समय हुआ था। और टोंक का जो आपने एक नाम सुना होगा, अमीर खां पिंडारी, ठीक है ना। और अंग्रेज पिंडारियों से भी परेशान थे, जैसे मराठों से परेशान थे, वैसे ही लूट खसोट करने वाली जो एक जाति होती थी, मुस्लिम जाति, वो कौन से थे? पिंडारी। तो इनसे भी अंग्रेज परेशान थे।
तो पिंडारियों को नियंत्रण में रखने के लिए उन्होंने अमीर खां पिंडारी के साथ में संधि कर ली और एक नया राज्य अस्तित्व में आया। वो राज्य कौन सा था? टोंक। और टोंक राज्य का जो मुखिया बनाया गया वो किसको बनाया गया? ठीक है ना, आमिर खां पिंडारी को। तीसरी जो रियासत थी वो थी कोटा, और कोटा ने की 26 दिसंबर 1817 को, और वो कौन सा राज्य था? कोटा। ठीक है ना। कोटा राज्य के साथ में थोड़ा सा विवाद रहा है, उसकी हम बात करेंगे। बाद में एक राज्य आएगा झालावाड़, है ना। एक राज्य कौन सा होगा? झालावाड़। और वो अस्तित्व में कब आएगा? अपने 1838 में। झालावाड़ राज्य जो अस्तित्व में आएगा वो किस में आएगा? 1838 में। अच्छा, एक चीज़ और बता दूं, अगर ये तीनों सन डेट याद नहीं हो कोई दिक्कत नहीं है। सन तो याद रह जाएगी ना, 1817 तो, ठीक है ना। ये वाली डेट याद नहीं रहे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे आपने क्यों लिख दी, ये केवल और केवल माहौल बनाने के लिए लिख दी है, मान के चले आप लोग, समझ गए ना। क्योंकि आपको 2-4 डेट लिखा देना तो आप ये समझते हो यार ये तगड़ा आदमी, भाई इतिहास उसको आता है, डेट लिखा रहा है। कितने डेट पूछते हैं आपको इंग्लिश, मतलब एग्जाम में कितने डेट आते हैं? एक भी नहीं आता, और मुश्किल से एक आ जाता है तो आपको आता है। अगर एक आध आ भी गया तो ऐसा सन या डेट आता है जो आपको आएगा, समझ गए ना। तो इससे कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ये डेट मैंने इसलिए लिखी थी क्योंकि कुछ बच्चे पूछते हैं सर पहले टोंक ने की थी, वो कोटा ने की थी, तो इसलिए मैंने लिख दी बस। भाई सबसे पहले किसने किया? 9 नवंबर 1817 को करौली ने। 1817 याद रख लेना बस, या ये भी याद नहीं रहे तो ये तीनों का क्रम ध्यान रख लेना भाई। पहले करौली ने, फिर टोंक ने, और फिर उसके बाद में किसने की थी? कोटा ने की थी। अंतिम जो राज्य था जिसने अंग्रेजों के साथ में सहायक संधि की वो राज्य कौन सा था? अंतिम राज्य कौन सा था? सिरोही। और सिरोही जो था उसने कब की थी? 1823 में। अब सिरोही लेट कैसे हो गया? दिक्कत ये है। और झालावाड़ राज्य का अस्तित्व आया 1838 में, और झालावाड़ का जब अस्तित्व ही 1838 में आ रहा है, झालावाड़ राज्य बन ही 1838 में रहा है, तो वो संधि भी कब करेगा? 1838 में करेगा। समझ गए ना? कुछ कंफ्यूजन है क्या भाई? सिरोही ने कब की है? 1823 में। और मैं ये बोल रहा हूं कि झालावाड़ राज्य सहायक संधि कब करेगा? 1838 में। और मैंने यहाँ क्या लिखा है? अंतिम राज्य कौन है? सिरोही है। और वो सहायक संधि कब कर रहा है? 1823 में। पहले तो हम सिरोही की बात कर लेते हैं कि सिरोही 5 साल लेट कैसे हो गया? 5 साल लेट हो गया ना ये भाई। 1818 में हमारे अधिकांश राजाओं ने क्या कर ली थी? संधि कर ली थी, सहायक संधि कर ली थी। तो ये कैसे बच गया? एक्चुअल में हमारा एक राज्य था जोधपुर, मारवाड़, है ना। मारवाड़ राज्य था। जब अंग्रेजों ने सिरोही के साथ में सहायक संधि करना चाही तो मारवाड़ के जोधपुर के शासक मानसिंह ने बोला सिरोही तो हमारा ही तो है, उससे क्या संधि करने की आवश्यकता है? भाई सिरोही किसका भाग है? मारवाड़ का भाग है। और आप किससे अलग से संधि नहीं कर सकते? सिरोही से। जो संधि मारवाड़ के साथ में हो गई वही संधि किसके साथ में रहेगी? सिरोही के साथ में रहेगी। तो उस समय संधि नहीं हो पाई, सबसे संधि हो गई। फिर बाद में सिरोही वालों ने, बेचारों ने कागज वागज ढूंढे, अपने आधार वाधार जो भी थे सारे के सारे उठाकर किसके पास में गए? अंग्रेजों के पास में। बोले यार ये देखो हमारा तो आधार ही अलग है कि नहीं? हमारा तो वो कौन सा कार्ड, भामासा कार्ड भी अलग है। आजकल तो शायद दूसरा चल गया उसकी जगह, जनाधार भी ले गए। पुराना भामासा भी थे वो भी ले गए। बिजली के 2-4 बिल ले जाकर बोला रे हमारा तो राज्य क्या है, अलग है, देखो इसको ढंग से देखो। उन्होंने ढंग से देखा, बोले हाँ यार इनका तो बिजली का बिल भी सिरोही से आ रहा था, और इनको राशन भी कहाँ से मिल रहा था? सिरोही सरकार दे रही थी, ठीक है ना। आधार वाधार सब कहाँ से बने हुए थे उनके? सिरोही से बने हुए थे। और उन्होंने अब इस राज्य को बोला हाँ चलो ठीक है तुमसे भी संधि कर लेते हैं, कोई बात नहीं। और अब अंतिम राज्य जिसने सहायक संधि की वो कौन बना? सिरोही बना। एक बात ये, अब देखो इधर कोटा के शासक थे उम्मेद सिंह। कौन थे? उम्मेद सिंह। उम्मेद सिंह के दीवान हुआ करते थे झाला जालिम सिंह, है ना। उम्मेद सिंह के दीवान कौन थे? इसके जो दीवान थे, यानी कोटा राज्य के दीवान जो थे वो कौन थे? झाला जालिम सिंह।
ये दीवान थे। दीवान यानी वित्त मंत्री जो होता था वो कौन हुआ करता था? दीवान होता था। या प्रधानमंत्री मान लो। तो यहाँ का जो प्रधानमंत्री था वो जालिम सिंह था, झाला जालिम सिंह। और उस समय कोटा का शासक कौन था? उम्मेद सिंह। उम्मेद सिंह से जनता को कोई उम्मीद नहीं थी। ये बेलखना टाइप आदमी था, हम ये कह सकते हैं ज़्यादा शक्तिशाली नहीं था। शक्तिशाली कौन था उस समय? झाला जालिम सिंह थे। और झाला जालिम सिंह अपने समय के वास्तव में बड़े चतुर राजनेता भी माने जाते हैं। ये कहा जाता है कि एक बार कर्नल जेम्स टॉड इनके पास में भी गए थे, बोले भाई साहब हम लोग सहायक संधियाँ कर रहे हैं, आप भी कर लेना। तो ये कहा जाता है कि झाला जालिम सिंह ये जो थे इनके जीवन में अंतिम समय में अंधे हो गए थे, दिखता नहीं था। तो एक लाइन इन्होंने कही थी कि हालांकि मैं मेरी आंखों से देख तो नहीं सकता, लेकिन मुझे इतना दिख रहा है कि आने वाले 10 सालों में पूरे भारत पर किसका आधिपत्य होगा? अंग्रेजों का आधिपत्य होगा। और वास्तव में हुआ भी, ठीक है ना, वास्तव में हुआ भी ऐसा। तो जालिम सिंह राजनीति को समझ रहे थे। जालिम सिंह को पता था कि भारत में आने वाली शक्ति कौन है? अंग्रेज हैं। तो इन्होंने, झाला जालिम सिंह ने यानी कोटा के शासक उम्मेद सिंह ने अंग्रेजों के साथ में 1818 में कौन सी संधि कर ली? सहायक संधि कर ली। अब अभी मैंने आपको बताया कि राजा कौन है? उम्मेद सिंह है। और दीवान कौन है? झाला जालिम सिंह है। वहां पर चलती किसकी है? झाला जालिम सिंह की। झाला जालिम सिंह ने बाद में फरवरी 1818 में एक और काम करवाया। उस सहायक संधि में कुछ पूरक शर्तें जुड़वा दी। पूरक शर्तें जानते हो? अरे पूरक शर्तें जानते हो ना? पूरक परीक्षा दी है कभी? अरे सप्लीमेंट्री दी है क्या? जो मुख्य परीक्षा में पास नहीं हुआ वो किस में पास होता है? उसके लिए कौन सी परीक्षा होती है? सप्लीमेंट्री। तो जो मुख्य संधि थी उसमें जालिम सिंह ने कुछ 2-4 शर्तें और जुड़वाई। वो शर्तें क्या थी? बोले कोटा के उत्तराधिकारी कौन बनेंगे? उम्मेद सिंह के उत्तराधिकारी। उम्मेद सिंह के बाद में कौन बनेंगे राजा? उम्मेद सिंह के उत्तराधिकारी बनेंगे। लेकिन कोटा में किसकी चलेगी? वास्तव में पावर किसके हाथों में होगा? झाला जालिम सिंह के उत्तराधिकारियों के हाथों में। समझ गए ना भाई? कर्तव्यकर्ता कौन होंगे? झाला जालिम सिंह के उत्तराधिकारी। और राजा कौन होंगे? उम्मेद सिंह के उत्तराधिकारी। यानी कार्यपालिका को अलग कर लिया गया उन्होंने, और नाम मात्र की कार्यपालिका किसको बना दिया? राजा को बना दिया। साहब समझ गए ना? अब देखो क्या हुआ, उम्मेद सिंह के बाद में इधर जो कोटा के शासक बने, इसको हटा दूं? लिख लिया था कि नहीं लिखा? तो लिखो ऐसे कैसे, पहले इसको उतारो एक बार, ऐसे लिख लो कि किस राज्य ने कब कब की। लिख लिया? फटाफट उतारो इनको। नहीं मैं समझा देता हूं, ये आप उतारते रहना। समझने का काम है वो समझ लो, क्योंकि फिर टाइम भी हो गया। अब देखो इधर क्या हुआ कि ये जो उम्मेद सिंह था, उम्मेद सिंह के बाद में कोटा का शासक जो बना वो बना राम सिंह। उम्मेद सिंह के बाद में जो कोटा का शासक बना वो कौन बना? राम सिंह। और इधर झाला जालिम सिंह के बाद में कौन बना? मदन सिंह। कौन बना? मदन सिंह। शासक कौन बन गया? और जालिम सिंह के बाद में उसका उत्तराधिकारी कौन बना? मदन सिंह। वास्तव में कार्यकर्ता जो कार्यकारी शक्तियां रहेगी वो किसके पास में होगी? राजा कौन होगा? ये चीज किसको पसंद नहीं आई? राम सिंह को। राम सिंह इन पूरक संधि की जो शर्तें थी, जिसके तहत वास्तव में जो शक्तियां मिली थी वो जालिम सिंह के उत्तराधिकारियों को मिली थी, और नाम मात्र का राजा कौन होगा? उम्मेद सिंह के उत्तराधिकारी। इसको मानने से उसने क्या कर दिया? इनकार कर दिया। जब ये इनकार करेगा राम सिंह, तो ये तो अंग्रेजों की शर्त को नहीं मानने वाली बात हो गई ना। तो अब देखो मदन सिंह के साथ में कौन होंगे? अंग्रेज। मदन सिंह के साथ में कौन होंगे? अंग्रेज। और इधर राम सिंह के साथ में कौन होंगे? कोई नहीं होगा, ये तो अकेला रह गया ना। अंग्रेजों ने किसका साथ दिया? ठीक है ना। बाद में यहां जालिम सिंह था, सॉरी, जालिम सिंह का साथ किसने दिया? अंग्रेजों ने। बाद में क्या हुआ कि मदन सिंह और राम सिंह के बीच में जब विरोध चलता रहा,
ये विरोध चलता रहा तो देखो अंग्रेज तो इसी का साथ देंगे ना, मदन सिंह का ही। और इस कोटा राज्य के दो भाग कर दिए गए। एक भाग कौन सा कर दिया गया? कोटा, जो किसको मिला? राम सिंह को। और एक भाग किसको मिला? मदन सिंह को। ये कौन था? अरे ये कौन था? झाला। ये कौन था? झाला, क्योंकि किसका उत्तराधिकारी था ये? झाला जालिम सिंह का। समझ गए ना? तो झाला जालिम सिंह को जो क्षेत्र मिला वो कौन सा कहलाया? झालावाड़। ठीक है ना? कौन सा क्षेत्र कहलाया वो? झालावाड़। और जो राम सिंह को क्षेत्र मिला वो कौन सा मिला? कोटा। ये कोटा से झालावाड़ कब अलग हुआ? 1838 में। तो अंग्रेजों ने मदन सिंह को सहयोग करते हुए कोटा राज्य का क्या कर दिया? उन्होंने विभाजन कर दिया। जब ये लड़ाई बढ़ती रही, उम्मेद सिंह का उत्तराधिकारी कौन बना? राम सिंह। और इधर जालिम सिंह का उत्तराधिकारी कौन बना? मदन सिंह। तो मदन सिंह के समय पर अंग्रेजों ने क्या कर दिया? मदन सिंह को कौन सा क्षेत्र दे दिया? झालावाड़। कब दे दिया? 1838 में। और कोटा राज्य किसको मिला? राम सिंह को। ये कोटा राज्य के कितने भाग हुए? दो भाग। समझ गए ना? एक तो कोटा हो गया जो किसको मिला? राम सिंह को। एक झालावाड़ हो गया जो किसको मिला? झाला मदन सिंह को। इस प्रकार से नया राज्य 1838 में मिला और वो कौन सा बना था? झालावाड़। अब झालावाड़ के साथ में अलग से सहायक संधि करने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि पहले संधि किसके साथ में हो चुकी थी? कोटा के साथ में हो चुकी थी। समझ गए ना? किसके साथ में हो चुकी थी? कोटा के साथ में। तो उम्मेद सिंह के उत्तराधिकारी राम सिंह को कोटा मिला और झाला जालिम सिंह के उत्तराधिकारी झाला मदन सिंह को जो नया राज्य मिला वो कौन सा कहलाया? झालावाड़ कहलाया। क्लियर है ना ये चीज़? समझ गए ना? तो कोटा के साथ में अलग से कोई संधि करने की आवश्यकता है क्या? क्योंकि पहले संधि किसके साथ में हो चुकी थी? कोटा के साथ में हो चुकी थी। झालावाड़ के साथ में अलग से संधि करने की आवश्यकता ही नहीं होगी। क्लियर? तो इसलिए हमने अंतिम राज्य कौन सा लिखा? सिरोही, जिसके साथ में सहायक संधि कब हुई? 1823 में। समझ गए ना इसको? ठीक है, बाकी आपको नेक्स्ट क्लास में लिखवाते हैं। थैंक यू।